बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूँ सलमान हैदर। स्पेशल एपिसोड इसलिए क्योंकि दिन भी स्पेशल है, 6 सितंबर। कोई शक नहीं, तजदीद अहद वफ़ा का दिन। 65 की कुर्बानियाँ डेफिनेटली मेरे और आपके सामने। पाक फ़ौज ने जिस तरह मिसालें कायम की, वो तो दुश्मन की छोड़ी हुई निशानियाँ जो पाकिस्तान में जगह जगह मौजूद है उससे अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन हाँ, चैलेंज आज भी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। उस वक्त छुप कर दुश्मन ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया था, और इस बार दुश्मन को कहीं ना कहीं ये गलत फहमी है कि वो हमें हथियार बनाकर शायद हमें इस्तेमाल कर ले। लेकिन नाकाम उस वक्त भी हुआ था, नाकाम इस बार भी होगा। इस प्रोग्राम को करने का मकसद इस बार किसी स्टूडियो के अंदर बैठ के नहीं, हम कोशिश करेंगे हम जाएँ अगले मोर्चों पर, हम जाएँ बॉर्डर्स पर, हम जाएँ साइफन पर, हम जाएँ शहदा की यादगारों पर, ताकि आज भी उधर जवान खड़ा है और सिर्फ इसलिए खड़ा है कि उसके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। 1965 की जंग की कुछ यादें अगर वॉर वेटरन्स के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई, तो माजी में ये था कि पाक फ़ौज के जवान दरख्वास्त करते थे आवाम से कि आप पीछे चले जाएं। अब इस धरती के बेटे हैं जो सीने पे गोलियां भी खा सकते हैं, जो हर तरीके से इस ज़मीन के लिए कुर्बानी भी दे सकते हैं। इसी जज्बे को दोबारा ताज़ा करना भी ज़रूरी है, और मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए ये प्रोग्राम एक काबिश तो होगी। तो चलते हैं उन शौदा की यादगारों की तरफ, चलते हैं उन फ़ौजी जवानों की तरफ और उनसे जानते हैं कि 65 और 2024 में फ़र्क क्या है। ये तय है कि बहादुरी की दास्तानों में पाकिस्तान था, पाकिस्तान है और पाकिस्तान रहेगा। ऐसे में रेंजर्स हेडक्वार्टर में मौजूद है, जिनके जवानों ने सीने पे गोली खाई। वो दुश्मन जो ये कह रहा था कि नाश्ता मैं जिमखाना में करूँगा, उसको जान के लाले पड़ गए। आइए कुछ शौदा की यादगारों पर भी चलें, कुछ इस बार पहली बार आपको बताएं कि रेंजर्स ने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए थे। चलें। पंजाब में लाहौर, और लाहौर में इस वक्त पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर में हूँ, और अभी आपने सलामी भी देखी, और मेरे साथ मेजर सुहेल हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसे कहते हैं कि चश्म कुशा चीज़ें, जिसका आम तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी जिक्र नहीं हुआ, कि 65 की जंग थी और रेंजर्स उनकी बहादुरी की दास्तानें क्या थी, जिसका दुश्मन आज भी जिक्र करता है। मेजर सुहेल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेजर? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आपको पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर में खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा सा हमें हिस्ट्री बताएं। हम पाक फ़ौज की कुर्बानियों का, पाक फ़ौज की ज़रूरतमंदी का सबका जिक्र करते हैं, रेंजर्स डेफिनेटली उसका पार्ट है। 1965 की जंग, रेंजर्स की पर्टिकुलर क्या दलेरी की दास्तानें थी? जी बिल्कुल सलमान भाई, सबसे पहले मैं आपको रेंजर्स की हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि रेंजर्स पाकिस्तान के क़याम में आने के फ़ौरन बाद 1947 में होम गार्ड्स के नाम से बनी थी, और 1948 में इसको पंजाब बॉर्डर पुलिस के नाम से मौसूम कर दिया गया।
जबकि 1 यूनिट के क़याम के बाद 1954 में इसको वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पुलिस के नाम से जाना जाता था। फिर 1958 में डायमंड सायरन वेस्ट पाकिस्तान रेंजर्स का क़याम अमल में आया। 1971 में जोग्राफियाई तब्दीलियों के बाद 1972 में पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब क़याम में आई, जबकि 1995 में इंतज़ामी अमूर को पेश नज़र रखते हुए सिंध और पंजाब रेंजर्स को अलग कर दिया गया और तब से अब तक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब सूबा पंजाब की मशरकी सरहदों को देख रही है। 65 की मुझे ज़रा थोड़ी यादें बताएं। 1965 की जंग में जिस तरह पंजाब रेंजर्स का बुनियादी जो काम है वो हमारी मशरकी सरहद का दिफा है, तो सबसे पहले गोली खाने वाले रेंजर्स के जवान थे। अच्छा। और 1965 की जंग के सबसे पहले शहीद थे सिपाही अदालत, और उन्हीं के साथ विंग कमांडर वागा के मेजर अलीमुद्दीन थे। ठीक है। 1965 और 1971 की जंग में मजमूई तौर पर हमारे 364 जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया मुल्क की मशरकी सरहदों का दिफा करते हुए। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे रेंजर्स के शहदा का नाम यहाँ पे कुंदा है। इसमें बॉर्डर ड्यूटी पे हमारे 28 जवानों ने और दाखिली सलामती के अमूर पे हमारे 42 जवानों ने भी जानों का नजराना पेश किया, और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में 2017 में 5 रेंजर जवान शहीद हुए। अच्छा, जज्बे तो रेंजर्स की और पाक फ़ौज की हमेशा से दीदनी भी हैं और यादगार भी हैं। इस बार के चैलेंजेस आपने भी अपने बड़ों से सीनियर्स वैसे सुना हो, कितना मुख्तलिफ हैं? जी, हमारे लिए तो जज्बा जो 1965 में था आज भी वही है। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरचार हमारा जवान मशरकी सरहद की हिफाजत में उसी तरह ही बरसरे पैकार है। तो ये जज्बा वक्त के साथ साथ चैलेंजेस बढ़ते जाएं तो और ही ऊपर चला जाता है। तो आज वो जज्बा आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अच्छा, थैंक यू मेजर सुहेल। मेजर सुहेल हमारे साथ हैं, और फिर भी एक बार फिर से कहूँगा कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में पहली बार ये ऐसा हुआ कि हम रेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं, रेंजर हेडक्वार्टर पंजाब के अंदर मौजूद हैं, और 65 की जंग के उन हीरोज़ को याद कर रहे हैं जिनका आम तौर पर जिक्र कम होता है। लेकिन अभी कुछ दीगर मराहिल हैं और हमने बॉर्डर की तरफ जाना है, यादगार शौदा की तरफ जाना है, साइफन की तरफ जाना है, तो वहाँ चलते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान के लिए तो 65 की जंग हर लिहाज से दिफाई एस्पेक्ट में थी। हम तो अपने मुल्क में बैठे हुए थे, दुश्मन को ही शायद हजीमत की वो जो लानत है और वो शिकस्त का जो तौक है वो अपने गले पे सजाना था, और फिर जिस तरह हमने भगाया वो एक अलहदा बात है। मैं इस वक्त एक और ख़ास मकाम पर, एक तारीख़ी अहमियत है, हूँ मैं बाटापुर के इलाके में BRB के पुल के ऊपर, जहाँ एक यादगार बनी हुई है शौदा की, और ये हमारी दूसरी दिफाई लाइन थी। अगर यहाँ से दुश्मन के दांत खट्टे ना किए जाते तो वाकई इस जंग का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होना था। हमारे साथ मेजर सईद है, उनसे इस जगह की इम्पोर्टेंस, क्योंकि अब तो हम बड़े पुरसकून माहौल में, एक ज़बरदस्त तकरीब भी इधर हो रही है, हम यादगार शौदा पर मौजूद हैं, लेकिन एक इसकी पूरी तारीख़ है। मेरी नज़र से देखें तो मुझे तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। जी मेजर सईद, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही ज़रा थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं इस इलाके के हवाले से, स्पेशली ये बाटापुर की जो बैटल है इसके हवाले से, प्लीज़ ज़रा थोड़ा ब्रीफ करें। बाटापुर जो है तो 1965 के जो 6 सितंबर 1965 की जंग जो हमें दिफा के तौर पे जिस तरह हम मनाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जो सिमतें हैं, वहाँ से लाहौर को दुश्मन ने हमला किया था लाहौर के ऊपर। उसमें से जो वाघा अटारी रोड है, जो बाटापुर है, ये चूँकि उनका एक मेन एक्सेस था। यहाँ पे जो बाटापुर का एक ब्रिज था और हमारी मेन दिफाई लाइन जो थी वो BRB लिंक कैनाल के ऊपर जब थी, तो यहाँ पे 3 बलूच की यूनिट लगी हुई थी, जिसकी ब्रेवो कंपनी, जी ब्रेवो कंपनी की और जो दुश्मन ने नाश्ता करने यहीं से आना था। जी, ठीक है, जो है दुश्मन ने यहीं से उम्मीद बांधी हुई थी कि हम यहीं से जाके नाश्ता करेंगे लाहौर जिम खाने में बैठकर। ठीक है, जो कि एक ख्वाब ही रह गया उनका। यहाँ पर उस टाइम पे 3 बलूच की ब्रेवो कंपनी डिप्लॉयड थी, जिन्होंने यहाँ का दिफा लिया हुआ था, और दुश्मन ने बारहा यहाँ पे हमला किया, और हर हमले को 3 बलूच की ब्रेवो कंपनी के जो सपूत थे उन्होंने नाकाम बनाया, जिसके मुख्तलिफ टाइम पे उन्होंने मुख्तलिफ जो हमले हुए उनको पसपा किया, और उसी दौरान जो है 39 जवान जो थे 3 बलूच के ब्रेवो कंपनी के शहीद हुए थे। अच्छा, ये जगह कितनी अहम थी उस दिन दुश्मन को रोकने के लिए? इसकी क्या इम्पोर्टेंस? इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह है, चूँकि अगर यहाँ ना दिफा हो पाता तो क्या होता? अगर यहाँ पे दिफा ना होता तो फिर इंडिया को
एक ब्रेक थ्रू मिल जाता मेन लाहौर के अंदर जाने के लिए, और फिर आगे ऐसा कोई हमारे पास ऑब्स्टिकल नहीं था जिस पे इंडिया को रोका जाता। क्योंकि यहाँ पे BRB की लाइन, यहाँ पे ये ब्रिज थी जिसको इंजीनियर्स वालों ने उस टाइम पे पार्शली डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था। यहाँ से पहले आगे की लोकेशन की तरफ, बॉर्डर की तरफ अगर जाएँ तो ऐसी काफ़ी लोकेशंस थी जहाँ पे एडवांस पोजीशन पे, जहाँ पे उनको मुज़ाहिमत दी गई थी इंडियन आर्मी को, बट वो उस लेवल की नहीं थी जो यहाँ पे मेन दिफा जहाँ पे हमारा मुनासिर था। यानी BRB की स्नैर से पीछे रखना उनका, और कामयाबी आखिरी वक्त तक रही। कामयाबी आखिरी वक्त तक रही। इंडिया जो थी वहाँ पे फुट होल्ड अभी तक BRB के ऊपर जो है ना 65 में फुट होल्ड नहीं ले सकी इंडिया, नहीं ले सकी। और जो कि मेन जो खराज तहसीन है वो जाता है 3 बलूच को बाटापुर की लड़ाई में। उनके नुकसान का कोई अंदाजा है? यहाँ पे जो कि इंडियन का मेन एक्सेस था, जहाँ पे बैटल मतलब कह लें कि जो आर्मर्ड था वो यहाँ से इंडिया ने ब्रेक आउट करना था, जो कि नहीं हो पाया। यहाँ पे इंडियन की कब्रिस्तान बन गया था टैंकों का, एक किस्म से बहुत ज़्यादा, और जो इंडियन की कैजुअलिटीज़ थी उसका आप एक पुल भी तोड़ा गया था, वो यही था। एग्जैक्टली इसी पुल था। ये तो अभी चूँकि थोड़ा सा डबल पुल बन गया है, टाइम के साथ हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हो गया। वहाँ पे उस टाइम पे सिंगल पुल था, और जो टैंकों को रोकने के लिए उस पुल का तबाह होना ज़रूरी था। उसका तबाह होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर टैंक उस टाइम पे पुल अगर दुश्मन इन टैंक कैप्चर कर लेता तो उनको नया पुल नहीं बनाना पड़ता और उसी पुल में से अपने टैंक पास करवाते। थैंक यू सही, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नहीं जी, जब यादें तो मकामात भी बड़े हैं, और मैंने बताया कि 6 सितंबर यौम तजदीद अहद वफ़ा भी है। अभी सैफन जाएंगे, एक और 2 जगह पर जाएंगे, तो आपको बताएंगे। उधर यूनिट के अंदर बैठे हुए तो लोग हमने आपसे मिलवाए। जी हाँ, मोर्चों के अंदर बैठे हुए लोगों से भी, अपने फ़ौजी जवानों से बात करेंगे और जानेंगे कि 65 और 2024 वो कौन सा फ़र्क देखते हैं। इस ब्रेक के बाद अहमद नवाज़ ने क्या खूब कहा है, वतन की सरहद को सरहद जान समझने वाले यही हैं धरती को असल में माँ समझने वाले। शोधाए 1965 की यादगारों पर हम जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी है कि हम सैफन के मकाम पर हैं, और ये जगह वैसे तो शायद लाहौर का बिल्कुल बॉर्डर का एरिया और दुश्मन चंद 100 मीटर के फासले पर है, लेकिन ऐसे नहीं। इस मकाम पर हम खड़े, इसकी भी बहुत सी यादें हैं, तो इन्हीं यादों को थोड़ा ताज़ा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट सराबील रज़ा। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। सराबील, हर जगह की एक सर्टन सिग्निफिकेंस है, और 65 की सिर्फ यादें नहीं है, मुस्तकबिल के हवाले से बहुत मंजरकशी भी उस दिन हो चुकी थी। थोड़ा बताइएगा इस जगह की इम्पोर्टेंस। देखें, 65 ना सिर्फ एक गुज़रा हुआ वाक़या है, बल्कि आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए सबक आमोज़ कहानी है। ये कहानी है बहादुरी की, जुर्रत की, कम तादाद में एक बड़े दुश्मन से लड़ने की। ये कहानी है ऐसे नामों की जो खुद तो बेनाम हो गए, लेकिन इस वतन को एक उम्मीद और एक नई उमंग दे के चले गए। तो ये मोन्यूमेंट जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये 18 बलोच का मोन्यूमेंट है, और 18 बलोच वो बटालियन है जो 65 के दौरान दुश्मन के इलाके में लॉन्च की गई, और जिसने न सिर्फ दुश्मन को रोका बल्कि इसको पीछे भी धकेला। इसकी कुछ निशानियां भी दुश्मन से छीन के आए, और कुछ गाड़ी थी और कुछ दीगर असले थे, और उनकी फ़ौज के किसी कमांडर के। जी हाँ, बिल्कुल। 18 बलोच वो रेजिमेंट है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि मेजर जनरल नरजरन प्रसाद शर्मा, इंडियन GOC, इनकी डायरी और ज़ाती जीप, जिस पे बहुत कुछ ज़रूरी और बहुत सीक्रेट चीज़ें लिखी गई थी, वो इस यूनिट ने कैप्चर की। इंडियन फ़ौज के जनरल के तक की निशानियां हमारे पास है। बिल्कुल। तो यानी वो भागा, और खूब मज़ेदार तरीके से भागा है। उसको जगह नहीं मिली कहीं छुपने की। और ये 18 बलोच वो यूनिट है जो सीज़ फायर के दौरान भी दुश्मन के पास अमृतसर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर ठीक है रह चुकी थी। ठीक है। और ये वो वाहिद यूनिट है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि सीज़ फायर के वक्त ये BRB की फार साइड पे मौजूद थे। अच्छा जी, बस समेत अपने बटालियन हेडक्वार्टर के। और ये सामने BRB है इस वक्त? जी, ये सामने BRB है। हम इस वक्त इसकी होम साइड पे, और उस पार इसकी फार साइड है। अच्छा, फार साइड है जी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हम रास्ते में हमने तकरीबन 400 से ऊपर हमने मोर्चे भी देखे जी। और हमने उन मोर्चों पे देखा कि कुछ तो बहुत एक्टिव पोजीशन पर भी थे जी। लेकिन अब हालात वो वाले तो नहीं जो 65 के हैं।
लेकिन फिर भी इतनी एक्टिव और अलर्ट हालत, कोई ख़ास वजह? देखें, दुश्मन सोया हुआ हो या जागा हुआ हो, दुश्मन दुश्मन है। दुश्मन ने 65 में भी ये इरादा किया था कि हम नाश्ता जिमखाना लाहौर में करेंगे, लेकिन उन इरादों को फेल होने में सिर्फ यही चीज़ बरोए कार आई कि हम लोग तैयार थे। तो हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि दुश्मन इस वक्त किस सरगर्मी में मशगूल है। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है, और वो ये है कि हम हर वक्त तैयार रहें। अच्छा, यानी अब आपकी गुफ्तगू से जितना मुझे अंदाज़ा हुआ, और जिस जगह पर मैं हूँ इधर एक और यादगार भी है, अभी मैंने उसकी भी पूछना है। यानी दुश्मन के पास असला भी, पैसा भी, तादाद भी, सब कुछ थी। अगर नहीं था तो जज्बा नहीं था। देखें, जंगें दिलों से लड़ी जाती हैं और जिगरे के साथ जीती जाती हैं, और जिगरा और दिल पाकिस्तान से बड़ा किसी का नहीं है। ठीक जी अच्छा, हम उस वक्त पीछे हम 18 बलूच रेजिमेंट की उस पर यादगार में थे। जी। और हमने देखा कि इंडिया के मेजर जनरल तक की गाड़ी और डायरियाँ तक थीं। हम इस वक्त अब आ गए हैं 15 बलूच रेजिमेंट, ये भी एक यादगार है जी। इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस मुझे बताएं। तो 15 बलोच भी 18 बलोच की तरह रावी साइफन से दुश्मन के इलाके में लॉन्च की गई। 15 बलोच वो यूनिट है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने दुश्मन के इलाके में घुस के अच्छा। दुश्मन की शमशेर पोस्ट और दुश्मन की काकड़ विलेज और काकड़ पोस्ट और रानी पोस्ट पे कब्ज़ा किया। ये यूनिट दुश्मन के इलाके में जाके? जी। जब जंगबंदी हुई तो ये अमृतसर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थे। अच्छा जी। और इस यूनिट में एक और जो बड़ा मज़ेदार वाक़या है वो ये है कि इस यूनिट के सीओ और आरपी हवलदार ने एक रैकी के दौरान दुश्मन के एक सेक्शन को झाड़ियों में से पकड़ लिया। उनके वेपन्स लेने के बाद उन्होंने उन लड़कों को ये कह के छोड़ दिया कि जाके अपने सीनियर्स को बता दो कि आप अभी हमसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। इस कहानी में एक और मज़े की बात जो है वो ये है कि इस दौरान 2 सीओ, मतलब फर्स्ट जाट बटालियन जो इनके सामने थी उसके सीओ कर्नल जसवर सिंह और इस यूनिट के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल तसद्दुक, ये दोनों एक दूसरे को इंडियन मिलिट्री एकेडमी के दौर से जानते थे और दोनों सीओ आपस में आमने सामने आ गए। लेकिन बात मुल्क की थी और आखिर में इन्होंने लेफ्टिनेंट जसवर सिंह ने इनसे पूछा कि हमें हमारे लोगों की स्टेट बता दें जितने आपके पास कैप्चर्ड हैं और जितने आपने ज़ख्मी किए हैं, जिनमें स्ट्रेंथ 40 से ऊपर जा चुकी थी। ठीक जी। अच्छा, ज़बरदस्त। वैसे इतना तो अंदाज़ा हो गया जगह जगह जहाँ बहादुरी की निशानी है, तो बहादुरी सिर्फ ये नहीं कि आपके हाथ में हथियार हो और आप उसको दुश्मन पर इस्तेमाल कर दें। बहादुरी ये भी है कि आप ताकत भी रखें, आप अहाता भी रखें, आप हर तरीके से जीत का यकीन भी रखें, लेकिन फिर भी दुश्मन को ये कह के छोड़ दें कि जा, तू भी तैयार नहीं। इससे बड़ी अखलाकियात की जंग में और क्या मिसाल होगी। इस मौके पर 65 और 24 में बड़ा फ़र्क है सर। कोई पैगाम देना चाहोगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हाल में ही अभी हम सियाचिन 22,300 फुट की बुलंदी से बालतोरो सेक्टर से उतर के आए हैं। ये डिपेंड नहीं करता हम कहाँ हैं, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्डर्स क्या हैं। और मेरा इस मुल्क को, इस कौम को सिर्फ यही पैगाम है। एक शेर था जो हम सुनते थे, जिस पे आज भी हम यकीन करते हैं कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा ही जलाए जाते। इन शॉर्ट, it's easy to blame, but it's very difficult to contribute. So get up and contribute for your country, for your people, and then you get the right to talk. थैंक यू शहजादे, थैंक यू। चलें ज़रा कुछ बंकर्स की तरफ चलते हैं और उधर जानते हैं, देखते हैं कि हमारे शहजादे दुश्मन की आंख में आंख डाल के कैसे देख रहे हैं। आइए चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है अल्लाह। और यार इधर आपकी लाइट लूट नहीं है, क्या कर रहे हो ये?
सर यहाँ हम दुश्मन के इंतज़ार में खड़े हैं सर। अच्छा सर सामने इंडिया है सर हमारी, अच्छा तो हम उसके इंतज़ार में खड़े हैं। जब भी आएंगे तो सर पता चलेगा कि पाकिस्तान आर्मी का कोई जवान खड़ा है आगे। अच्छा। बिल्कुल सर। मगर थोड़ा सा पंखा शंका होता कुछ ऐसे, ज़्यादा अच्छे से तसल्ली के साथ इधर बैठ जाते। नहीं सर, अगर ये पंखे और एसी में रहना होता तो सर फिर ये फोर्स नहीं हुई सर। फोर्स नहीं होती। बिल्कुल सर। अच्छा यार, अब तो वो दौर है नहीं कि भाई यूं फौजी आएगा और जिस तरह 65 में आया था और फिर उनके हमने दांत खट्टे किए थे, अब इस तरीके से तो उन्होंने आना नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल इंडिया की तरफ मुंह करके बिल्कुल अलर्ट हालत में बैठे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? बिल्कुल सर, हम इन्फेंट्री है सर, तो अगर नीचे से कोई भी बंदा आ सकता है सर, इंडिया के कोई भी आर्मी का कोई भी आ सकता है सर। अगर कोई मसला होने की सूरत अगर नीचे से आ जाता है तो हम उनके लिए जवाब देने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर खड़े हैं सर। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं 1965 में भी पागल था, आज भी पागल है? पागल है, बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसा ही है सर। जब भी आएगा वो खा के ही जाएगा सर, यहाँ से आएगा तो पता चलेगा, वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, और आपके इस जितने घंटे की ड्यूटी है और दूसरे मोर्चे पे एक दूसरे साहब हैं, उनका ताल्लुक किस इलाके से है? सर वो पंजाब के कोहड़ से सर। और आपका किस ताल्लुक से है? मैं बल्तिस्तान का हूँ सर, सिकर। बल्तिस्तान? जी जी सर, सिकर। तो तुम उसको बल्ती गाने सुनाते हो, वो तुम्हें पंजाबी गाने सुनाता है, पश्तो गाने सुनाता है? बिल्कुल सर, इसी तरह से वक्त गुजर जाता है। बिल्कुल सर, वो पंजाबी में कुछ ना कुछ सुना लेता है सर, मैं बल्ती में कुछ सुनाता हूँ। अच्छा। तो दिन गुजर जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे होते हुए हम जितनी पाकिस्तानी अवाम है, जारी बात है, वो सुकून से बैठे आराम करे, रेस्ट करे, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, हम इसीलिए तो यहाँ पे सरहद की मदद के लिए खड़े हैं सर। वो सुकून करे, बिल्कुल ही कोई वो नहीं है सर कि हम यहाँ पे खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई मसला होने की सूरत में हम जवाब देने के लिए यहाँ के सामने हम बिल्कुल रेडी हैं सर। बहुत शुक्रिया यार, जवान तुम्हें अल्लाह कामयाब करे, परवरदिगार कामयाब करे। चले सर ज़रा बाहर, क्योंकि ये सैफन का मकाम है और यहाँ के भी बड़े बड़े मार्के हैं। कुछ तसल्लियाँ, कुछ तशफ़ियाँ अगर नहीं समझ आती तो थोड़ा गूगल करें। इंडियन फ़ौज के उस वक्त के जर्नलों से गुफ्तगू लोगों की हुई, उन्होंने दानिस्तगी में या नादानिस्तगी में बोला बड़ी जगह पे सच है। आए कुछ और जगहों पे चलते हैं। जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। 6 सितंबर 1965, इसकी यादें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या 6 सितंबर मेजर राजा अजीज़ भट्टी का जिक्र किए बगैर मुकम्मल हो पाएगी? जी हाँ, इस वक्त हम उस यादगार पर मौजूद हैं जहाँ इस मुल्क के बहादुर सपूत ने अपनी जान देकर ना सिर्फ पाक फ़ौज को एक हौसला दिया, बल्कि कई जनरेशन्स को ये बताया कि अगर मुल्क की खिदमत करनी है तो वाकई अपनी जान पर खेल जाना है। मेजर राजा अजीज़ भट्टी की इस यादगार पर ये सामने बरकी का दिफा किया था और अपनी जान दी थी। कोई आए इस जगह को महसूस करे, उसे अंदाज़ा होगा कि ये 6 सितंबर 1965 इस जगह का मंज़र क्या था और मेजर राजा अजीज़ भट्टी के दिल और दिमाग में इस ज़मीन अपनी माँ को सोचते हुए क्या बीती होगी। आइए कुछ यादगार ताज़ा करते हैं। मेजर सईद एक वो मेजर थे जिनकी यादगार पर इस वक्त मौजूद हैं और मैंने कहा कई जनरेशन्स को उन्होंने मोटिवेट किया और करेंगे कि पाक फ़ौज ही वो जगह है जहाँ इस मुल्क को कौम की खिदमत की जा सकती है। और अगर ज़मीन का मजबूती से दिफा करना है तो मेजर राजा अजीज़ भट्टी से बड़ी मिसाल कोई नहीं। उस मेजर और इस मेजर की आज 6 सितंबर है, थोड़ी फीलिंग शेयर कीजिएगा। 6 सितंबर तो वैसे हमारे पाकिस्तान की तारीख़ में जो सरफरोशी की लाजवाल दास्तान है, भरी पड़ी है इस तरह की मिसालों से। अजीज़ भट्टी जो थे, जिनके बाद में मुहाफ़िज़ लाहौर भी कहलाए, तो बरकी का दिफा हो चाहे पूरे लाहौर फ्रंट का दिफा हो, तो अजीज़ भट्टी ने एक बड़ी जाफिशानी के साथ और हिम्मत और बहादुरी के साथ दिफा किया है
लाहौर का ओवरऑल, और इसी असना में उनको जो है तो निशान 12 सितंबर है उनकी शहादत की तारीख़। उस दिन के वाक़े को ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं। उस दिन मेजर राजा अजीज़ भट्टी साहब की क्या ड्यूटी थी और वो अपनी ड्यूटी से कितना आगे का सोच रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आप सबको पता है कि 6 सितंबर को जब ये अटैक हुआ इंडिया की तरफ से, तो 6 दिन और 6 रातें मुसलसल वो अपने जवानों के साथ लड़ते रहे इसी महाज पे। और उनकी ड्यूटी के साथ साथ चूँकि बरकी का दिफा था, पहले उनको कुछ और टास्किंग उनकी हुई हुई थी, जैसे बटालियन स्क्रीन्स थी उनकी और एडवांस पोजीशन की दिफा थी। उसी सिलसिले की करते हुए वो रिट्रीट करते हुए उनका आखिरी जो मेन दिफाई लाइन थी वो BRB के ऊपर थी। तो जैसे कि आपको यादगार पे नज़र आ रहा है, हमारे ऊपर ही लोकेशन है, ये उनकी कमान पोस्ट थी आखिरी लास्ट, जहाँ पे उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। इससे पहले इससे आगे ही हमारा बरकी गाँव है, वहाँ पे उनकी एक 3 मंजिला इमारत थी, चूँकि उस वक्त पे वाहिद इमारत थी, वो उनकी कमांड पोस्ट थी जब तक वो आगे वाले एरिया में रहे हैं। जब वो पीछे BRB की लाइन पे आए हैं तो ये वो मकाम है जहाँ पे उन्होंने अपनी आखिरी वक्त तक लड़ते रहे और दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। थैंक यू सईद, बहुत शुक्रिया जनाब। यादगारें हम सुबह से यादगारें शौदा देख रहे हैं जगह जगह। इस BRB नहर के किनारे साइफन हो या दीगर मकामात, गैर मामूली पाक फ़ौज की कुर्बानियों की निशानियाँ इधर मौजूद हैं। लेकिन हाँ, जहाँ यादगारें शौदा हैं वहाँ दुश्मन की निशानियाँ भी हमारे पास हैं। वो निशानियाँ ऐसी हैं कि जिसको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ़ किताबी गुफ्तगू नहीं, सिर्फ यादों का ताज़ा करना नहीं। दुश्मन भी ऐसा भागा है जैसा भागने का हक होता है, और जब भागा तो वो तमाम चीज़ें छोड़ गया जिसकी बिना पर वो ये समझ रहा था कि वो नाश्ता लाहौर में करेगा। आइए ज़रा उन निशानियों के पास चलते हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह रासिख है कि दुश्मन के लिए इससे बड़ी हजीमत, तुफ और शर्मिंदगी का मकाम क्या होगा कि उसकी छोड़ी गई निशानियाँ बिल्कुल सालिम हालत में, चाहे टैंक हों, चाहे तोपखाने हों, चाहे जहाज़ हों या पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर। जी हाँ, पाकिस्तान के चौक चौराहों की जीनत है और पाकिस्तान इसको अपने लिए एजाज़ का बाइस तो समझता है। लेकिन हाँ, 65 की जंग की जो हजीमत है उसके ज़ख़म आज भी दुश्मन चाट रहा है। और ज़ाहिर बात है, जब जंग हो रही हो तो ज़ख़म भी आते हैं। जब ज़ख़म हो तो कम से कम इतना अंदाज़ा है कि दुश्मन ने 65 की जंग में कहीं ना कहीं अपनी मर्दानगी खो दी। यही वजह है कि अब वो सीने पे गोली खाने के लिए तैयार नहीं या आंखों में आंखें डालने के लिए तैयार नहीं। अब वो अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए आज भी 65 वाले सिचुएशन के अंदर खड़ा है। लेकिन इस बार वो खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल में या बलूचिस्तान के पहाड़ों की शक्ल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए अपनी प्रॉक्सी से लड़ रहा है। दुश्मन के अंदर अब हौसला नहीं रहा, दुश्मन की आंखों में वो चमक नहीं रही, क्योंकि 65 वाला जज्बा ना सिर्फ हमारी फ़ौज में आज भी ज़िंदा है बल्कि हमारी आवाम में भी आज भी ज़िंदा है। वो जो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। जी हाँ, मिट्टी भी नम है, ज़रखेज़ भी है और साकी हमेशा तैयार है। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।